इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा, ढला है जो आज सूरज, कल सुबह निकलेगा। माना तेरी मंजिल है इन लोहों की जंजीरों में, पर तू तपेगा जब तेरी तपन से वो लोहा भी पिघलेगा। मंजिलों के रास्ते में कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है तो तू कांटों पर चलेगा। माना आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा, ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का आज की किसान वाणी की चौपाल में। बिल्कुल। आज आपके साथ मैं हूं पीयूष जैन और मैं हूं योगेंद्र साहू। आप सभी को हमारी राम राम। पीयूष भैया आपको भी हमारी राम राम। राम राम योगेंद्र भैया। किसान भाइयों, आज हम हमारे आज की बात करेंगे हरी खाद खेती के लिए एक वरदान इस विषय पर। और आज के हमारे मेहमान क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सरिता सिंह की वार्ता आपको सुनवाएंगे। इसके साथ होंगे कुछ महत्वपूर्ण संदेश और होगा मनोरंजन लोकगीत और भजनों के माध्यम से। तो चलिए भाई, बात निकली है मनोरंजन की, तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत क्यों ना पीयूष भैया एक बढ़िया से भजन से, लोक भजन से करें, जिसमें आवाज है फतेह सिंह परमार राही की। चलिए। डम डम डमरू, डम डम डमरू आज रे, भाई शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे, भाई शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे, भाई शिव शंकर जी नाच रे। बैल्या पर वो बैठा सजीन, बैल्या पर वो बैठा सजीन, गौरा माई साथ रे। डम डम डमरू आज रे, शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे, भाई शिव शंकर जी नाच रे। रूप निरालो भोला को, हौस घणो रे भंग गोला को। जटाधारी छे अपरम पारी, जटाधारी छे अपरम पारी, सबक दयासी देख रे। डम डम डमरू आज रे, शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे, भाई शिव शंकर जी नाच रे। एक करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है सब्सिडी, अपना पैसा अब बचा ले। 300 यूनिट हर महीने मुफ्त पाले, 300 यूनिट मुफ्त पाले, 300 यूनिट मुफ्त पाले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए pmsuryaghar.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, इस संदेश के बाद चलिए अब जुड़ते हैं आज की बात से, जिसका विषय है हरी खाद कार्बनिक खेती के लिए एक वरदान। किसान भाइयों, कृषि में हरी खाद एक सहायक फसल है जिसका मुख्य कार्य भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाना और जैविक पदार्थों को भरने के लिए होता है। बिल्कुल सही कहा पीयूष भैया आपने। किसान भाइयों, प्रायः इस तरह की फसल को हल चलाकर मिट्टी में मिलाया जाता है। जब वो हरी हो गई हो, हरी खाद से जमीन की उपजाऊ क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल भैया। और इससे सुरक्षा भी होती है। हरी खाद मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए एक अच्छा उपाय भी है। हाँ किसान भाइयों, हरी खाद का उपयोग करने से मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में भी सुधार होता है, जिससे भूमि में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ती है
वातावरण और भूमि प्रदूषण को दूर भी किया जा सकता है। ऐसे में किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, अब आपसे बात करते हैं कि हरी खाद के अनन्य लाभ के बारे में। तो पीयूष भैया, हरी खाद मिट्टी में कई अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में प्रदान करती है। हाँ, जो कि नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों को दूर करता है। बिल्कुल भैया। किसान भाइयों, हरी खाद का उपयोग वायु संचार में सुधार, जल धारण क्षमता में वृद्धि, अम्लीयता और क्षारीयता में सुधार और मिट्टी क्षरण में कमी लाता है। हरी खाद मिट्टी जनित बीमारियों को भी कम करती है। इसके प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों को कम करके भी टिकाऊ खेती कर सकते हैं। बिल्कुल भैया। और अब बात करते हैं हरी खाद में कठिनाइयों के बारे में। हाँ। किसान भाइयों, फलीदार फसलों में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन अन्य फसलों में बहुत सारा रेशा होता है ना? बिल्कुल। तो इसी बीच हम ये भी बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को कि अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी, और इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। और पीयूष भैया, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो अन्य फसलें हैं उसमें बहुत सारा रेशा होता है ना? इसीलिए मुख्य फसल में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। हरी खाद वाली फसल के गलने के लिए नमी की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और हरी खाद के पौधे में अक्सर ज़मीन में से नमी ले लेते हैं, है ना? जिससे क्या होता है कि अगली जो फसल आने वाली है वो सूख जाती है, क्योंकि पूरी नमी यदि हरी खाद के पौधों ने ले लिया तो फिर अगली फसल क्या होती है? सूख जाती है। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी बात बताया आपने। आने वाली जो फसल रहती है वो सूख जाती है। किसान भाइयों, हरी खाद का व्यावहारिक प्रयोग के बारे में हम बात करें तो ऐसे स्थानों में जहां नाइट्रोजन तत्व बहुत कम होते हैं, जिन स्थानों में मिट्टी में नमी कम हो, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हरी खाद का उपयोग ना करें। मुख्य फसल के लिए इन क्षेत्रों में नमी का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हरी खाद वाली महत्वपूर्ण फसलों के बारे में। हाँ। तो दलहनी फसलों में हरी खाद के लिए सनई, यानी जिसे हम सनहैम भी बोलते हैं, ढैंचा है, लोबिया है, उड़द है, मूंग है, ये सारी जो फसलें हैं इन फसलों में उपयोग की जा सकती है। इन फसलों की वृद्धि और कम समय में होती है। बिल्कुल भैया। हरी खाद की फसल उगाने के लिए कृषि विधियां और मिट्टी पलटने की अवस्था की हम बात करें तो बुआई के समय दलहनी फसलों में लगभग 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से, और गैर दलहनी वाली फसलों में लगभग 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर डालने से कम उपजाऊ समस्याग्रस्त मिट्टी में अच्छी बढ़वार मिलती है। और इन फसलों को उचित नमी के समय पड़ती अवस्था में बीज छिड़क कर बो दिया जाता है और फिर मिट्टी पलटने वाले हल से पाटा चला दिया जाता है। बिल्कुल। और वहीं हरी खाद देने की विधियों की बात करें तो उसमें जो विधि आती है स्थानिक विधि, है ना? स्थानिक विधि में हरी खाद की फसल को उस खेत में उगाया जाता है और जिसमें हरी खाद का उपयोग करना होता है ना? ये विधि समुचित वर्षा, जहाँ अच्छी वर्षा होती है, और सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। बिल्कुल भैया। और वहीं हम दूसरी जो इसकी विधि है हरी पत्तियों की हरी खाद वाली विधि की बात करें तो इस विधि में हरी खाद की फसलों की पत्तियों और कोमल शाखाओं को तोड़कर खेत में फैलाकर जुताई द्वारा मिट्टी में दबाया जाता है, और ये विधि भी जो होती है वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयोगी होती है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप भी यदि हरी खाद का उपयोग करेंगे तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल भैया। तो ये तो थी हमारी आज की बात, जिसका विषय था हरी खाद खेती के लिए है एक वरदान। और अब समय हो चला है एक बार फिर मनोरंजन क्रम से जुड़ने का। तो पीयूष भैया, आइए सुनते हैं सरजू बाई की आवाज में एक बढ़िया सा लोकगीत। चलिए भैया। साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं दरवाजे, साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं समधी चटकी ले चढ़ आए, समधी चटकी ले चढ़ आए अपनी बहन की कैया, दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं सवासा संग में उनके आए, सवासा संग में उनके फूफसी टपटी मुइया, दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं
मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए।
और भैया अब बारी है हमारे मेहमान क्रम की। जी हाँ, आज के हमारे मेहमान हैं कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सरिता सिंह, और आइए सुनते हैं प्राकृतिक खेती विषय पर इनकी एक वार्ता। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज मैं बताना चाहूंगी कि प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग क्यों जरूरी है और क्यों करनी चाहिए हम लोगों को। जैसा कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी यही मानना है कि हमारी जो मिट्टी है या हम कहें धरती माँ है, उसे हमें सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक खेती आज का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। मध्य प्रदेश के अलावा और भी जो दूसरे राज्य हैं, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, और भी जो राज्य हैं जिनमें प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, जैसे सुभाष पालेकर जी ने इस खेती की शुरुआत किया और बहुत अच्छे ढंग से कर भी रहे हैं वो। और हमारे जो गुजरात के राज्यपाल जी है, वो प्राकृतिक खेती को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसमें पहल की हुई है। प्राकृतिक खेती का अगर मैं सिंपल और सरल तरीके से बताना चाहूंगी तो ये बिल्कुल एकदम प्रकृति ही है। हमें प्रकृति के द्वारा जो भी चीज आसानी से अवेलेबल होती है या हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, हम उनका उपयोग करके प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती करने में अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमें मुख्य रूप से इसमें क्या क्या अपघटक होने चाहिए, तो इसके 4 ही मुख्य अपघटक है। जैसे कि अगर हम रासायनिक खेती करते हैं तो हम भी बीज का शोधन करते हैं, उसके बाद उसको उपचार करके ही बोते हैं। तो इसी प्रकार प्राकृतिक खेती के भी 4 मुख्य अपघटक है। पहला बीजामृत, दूसरा जीवामृत, तीसरा आच्छादन और चौथा वापसा यानी कि नमी। अगर ये चारों कंपोनेंट्स हमारे पास है तो हम प्राकृतिक खेती को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन्हीं सभी मुख्य अवयवों को इंक्लूड करें, यानी कि अपनी जो खेती है उसमें इसको उपयोग करें, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करती हूँ। अपने घर के उपयोग के लिए भी करते तो एक गाय देसी होनी चाहिए। एक गाय से 30 एकड़ खेती आसानी से कर सकते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा, नमी भंडारण क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके साथ ही साथ खेती में कम लागत, कम पानी की भी आवश्यकता होती है। साथ ही इससे हमारा पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य की रक्षा और पोषण संवर्धन भी सुरक्षित होता है। गांव और देश में आत्मनिर्भरता पैदा होती है, जो कि आज का महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण विषय है। अब मैं बात करना चाहूंगी किसानों से कि अगर हमें अपनी आय को भी दुगना करना है प्राकृतिक खेती के माध्यम से, तो उसमें हमारी प्राकृतिक खेती महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी चीज बाहर से खरीदना नहीं है। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं जिनका हम उपयोग कर प्राकृतिक खेती को आसानी से कर सकते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट्स बीजामृत, घन जीवामृत, जीवामृत, मृदा उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए इन सब चीजों का हम उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं के साथ अगर हमारी जो फसलें खराब होती है, जैसे कुछ कीट लगते हैं, कुछ रोग लगते हैं, कुछ व्याधि लगती है, तो उन्हें बनाने के लिए भी प्रकृति के पास इतने अथाह संसाधन हैं जिनका उपयोग कर हम इन बीमारियों से भी आसानी से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, सर्वप्रथम अगर मैं बात करती हूँ तो हम बीज अमृत को कैसे बनाते हैं और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। बीज अमृत यानी कि बीज संस्कार को ही हम बीज अमृत बोलते हैं। जो हमारा बीज अगर अच्छा हो, बीज हमारा सुरक्षित हो, बीज हमारा अच्छी क्वालिटी का हो, तो उससे जो भी हमें पैदावार मिलेगी, जो भी हमें उर्वरता मिलेगी, वह एक बहुत अच्छी मात्रा में हम इससे उत्पादकता क्षमता अपनी बढ़ा सकते हैं। हमें 100 किलोग्राम गेहूं के बीज को शोधित करने के लिए देसी गाय का 5 किलो गोबर, देसी गाय का गोमूत्र 5 लीटर, बुझा हुआ चूना 50 ग्राम और बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ या अपना मेड़, जहाँ पर कि केमिकल का अभी तक बिल्कुल भी प्रकोप नहीं हुआ है, 1 मुट्ठी मिट्टी, हम वहाँ की मिट्टी लेते हैं। अगर ये सारी सामग्री अगर हमारे पास होती है, जो बीज अमृत को हम आसानी से बना सकते हैं। बीज अमृत बनाने के लिए हमें इन सभी चीजों को इकट्ठा कर 20 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 20 लीटर पानी को इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिश्रण बनाकर उसमें डालते हैं। डालने के बाद 24 घंटे के लिए इन्हें एक जो हमारे जिसको बोरा भी बोलते हैं, जूट के बोरे को अच्छी तरीके से उसको ढक देते हैं। जैसे कि गांव में खाद की बोरी होती है, इन बोरी से जो त्रिपाल बनती है, त्रिपाल पे हम ये जो हमारा 100 किलो बीज होता है, बीजों को अच्छी तरीके से फैला
फैला देते हैं और जो भी हमने बीज अमृत को तैयार किया है इसको हम छिटक कर अलट पलट कर अपने बीजों का शोधन कर लेते हैं। शोधन करने के बाद छाया में इसको सुखाते हैं। इसको सुखाकर हमारा जो अंकुरण क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। इससे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ये भी बहुत अच्छी होती है। इससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर किसी भी बीज की बढ़ती है तो उसमें बहुत कम 99.9 चांस ऐसे होते हैं कि हमारे जो फसल होती है उसमें खराब होने के चांस कम से कम होते हैं। पौधा अगर हमारा बीज जनित होता है तो उसमें किसी भी प्रकार के कीड़े नहीं लगते हैं, कोई भी रोग नहीं लगते हैं। प्रकोप जब होता है तो केमिकल का यूज करते तो यही हमें बहुत महंगी पड़ती है। इसी में हमारा किसान भाई आधा यानी कि बर्बाद हो जाता है। बीज अमृत से अपने बीज का संस्कार करें। बीज बोने के पहले बीजों का अच्छी तरीके से शोधन करें, उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। दूसरी अवस्था यानी कि दूसरा घटक जीव अमृत का होता है। चूंकि हमारी मिट्टी को, हमारी जो धरती माँ है उसमें बहुत सारे कुछ एक ऐसे यानी तत्व होते हैं जिससे कि बीज अमृत को डालने से इसकी जो वृद्धि होती है बहुत अधिक हो जाती है। बीज अमृत बनाने की मैं यहाँ पर कुछ विधि है जो बताती हूँ। इसमें भी जो हमारे देसी गाय का गोबर होता है 10 किलोग्राम, देसी गाय का गोमूत्र होता है 10 लीटर, इसमें गुड़ 1 किलो लगता है। कोई भी दाल जो जैसे अगर खराब भी हो गई, हमारी चने की दाल हुई, मूंग की दाल हो, दूई बीज पत्री से जो भी दालें बनती है अगर वो हमारी खराब भी हो गई है तो हम उसका जो बेसन होता है उसका भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी किसी भी पेड़ के पास की जो मिट्टी होती है जो केमिकल फ्री होती है उसमें हम यूज कर सकते हैं इसको। 1 एकड़ में इसको बनाने के लिए हमें 180 से 200 लीटर जो पानी की आवश्यकता होती है और जो भी हमारे पास सामग्री है सामग्री को हमें उसमें मिलाना है और मिलाकर कैन होती है या हमारे पास जो टंकी होती है प्लास्टिक की हुआ तो प्लास्टिक की टंकी में हम इसको भर कर रख देते हैं और दिन में 5-5 मिनट के लिए इसको 2 बार घुमाना पड़ता है जो कि क्लॉकवाइज दिशा में अगर घूमती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा जीव अमृत बनकर तैयार हो जाता है। ये जीव अमृत को 6 महीने तक उपयोग में कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से यहाँ पर ये भी अनुरोध करती हूँ कि अगर वो जीव अमृत बनाना चाहे तो अपने घर पर ही बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। आसपास की जो चीजें हैं उनसे हम जीव अमृत को भी बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं घन जीव अमृत की बात करती हूँ तो इसको भी हम 6 महीने तक आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें देसी गाय का गोबर 10 किलोग्राम, देसी गाय का गोमूत्र 10 लीटर, किसी भी दाल का आटा या बेसन 1 किलो, देसी गुड़ 1 किलो, पेड़ के तने के पास की मिट्टी 1 मुट्ठी। जीव अमृत बनाने की जो पद्धति होती है उसमें 180 लीटर पानी में सभी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला देते हैं। इसे सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में 5-5 मिनट के लिए हिलाते हैं जिससे कि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए और जूट की बोरी से ढककर जीव अमृत को छांव में रख देते हैं। 4 से 6 दिन में बीज अमृत बनकर तैयार हो जाता है। जो हमारा जीव अमृत तैयार हुआ है उसको हम नाली या ड्रिप किसी के भी माध्यम से दे सकते हैं। प्रति एकड़ 200 लीटर जीव अमृत हम दे सकते हैं। छिड़काव के समय पंप में 2 से 2.5 लीटर जीव अमृत का प्रमाण रखें। जीव अमृत को किसी भी रासायनिक दवा के साथ प्रयोग न करें एवं जीव अमृत 15 दिन बाद देना फलियां, अनाज की फसलें, फ्रूट्स, सब्जियां, कंदमूल और किसी भी प्रकार की फसल में आसानी से हम जीव अमृत को दे सकते हैं। जो भी हम केमिकल डालते हैं या रासायनिक तत्व डालते हैं तो उससे हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, क्षमता है वो खराब होती है। पर इसके जस्ट अपोजिट जीव अमृत को डालने से हमारी मिट्टी की जो क्षमता है वो बहुत अधिक अच्छी होती है। इससे नमी भंडारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी की उपजाऊपन और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है। रासायनिक उर्वरकों जैसे खाद की लागत को कम करती है और मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाती है। आगे मैं बात करती हूँ घन जीवामृत। घन जीवामृत का उपयोग कैसे करते हैं और इसे कैसे बना सकते हैं। किसान भाइयों, 200 किलोग्राम कड़ी धूप में सूखा हुआ और छन्नी से छना हुआ देसी गाय का गोबर लें और उसे फैलाएं। इसके ऊपर 10% यानी 20 लीटर जीवामृत का छिड़काव करें और इन्हें अच्छी तरीके से मिला दें। इस मिश्रण को 48 घंटे के लिए छांव में रखें। बाद में इसे पतले स्तर पर
सुखा लें। इस स्तर को दिन में 2 से 3 बार ऊपर नीचे करें, जिससे कि ये अच्छी तरीके से मिल जाए और सूख जाए। यह पूरी तरह से जब सूख जाता है तो इसको हम पीसकर एक बोरी में भरकर रख लेते हैं। रखने के बाद हम इसे किसी भी यानी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको भी प्रति एकड़ 200 किलोग्राम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे जो तीसरा घटक है वो होता है मल्चिंग, जिसको हम आच्छादन भी कहते हैं। ये हमारा प्राकृतिक खेती का तीसरा अपघटक है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट घटक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। मल्चिंग बहुत इम्पोर्टेंट घटक होता है। फसलों के बीच खुले हिस्से में फसलों के बचे हुए अपशेष, कार्बनिक कचरे से को ढकना, गेहूं का भूसा, पराली, सूक्ष्म कचरा, कोई भी जमीन को ढकने वाला फसल अपशेषी एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री का भी हम उपयोग कर अपने नमी को बहुत अधिक संरक्षित कर सकते हैं और कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे जमीन में जो ह्यूमस होता है उसको बढ़ाता है और ये पौधे के विकास वृद्धि में सहायक होता है। इसी के बाद हमारा जो लास्ट अपघटक है वो होता है वापसा। ये हमारा वापसा यानी कि नमी। अगर हमारे खेत में नमी होती है तो एक पानी दो पानी ना भी मिले और हमें नमी हमारे खेत में सफिशिएंट रहे तो हम इसका भी उपयोग आसानी से कर सकते हैं। फसलों को पानी की नहीं, एक्चुअल में नमी की जरूरत होती है, जो कि हम वापसा के थ्रू अपने खेतों में नमी को संरक्षित कर अब उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर ये हमारे सारे अपघटक हम इस्तेमाल करने के बाद हमें खड़ी फसल में कुछ रोग, कीट, व्याधि लगते हैं, आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनसे हम 10पर्णी, पंचपर्णी पत्तियों के अर्क से भी बनाकर जो मिश्रण तैयार करते हैं वो हम दवाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नीमास्त्र हुआ, अग्नियास्त्र हुआ, ब्रह्मास्त्र हुआ। इन तीनों अस्त्रों के शस्त्रों के हिसाब से भी हम अपनी खेती को बहुत अधिक तक संरक्षित कर सकते हैं। नीमास्त्र बनाने के लिए भी हमें पानी, गोमूत्र, गाय का गोबर और नीम की पत्तियों की जरूरत होती है। इसमें भी 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मिश्रण तैयार करना है और हम जो मिश्रण तैयार करते हैं वो हम 6 महीने तक उपयोग कर सकते हैं और इस मिश्रण का उपयोग रस चूसने वाले कीड़े, सफेद मक्खी, छोटी इल्ली को इस नीमास्त्र से नियंत्रित कर सकते हैं। अग्नियास्त्र बनाने के लिए देसी गाय का गोमूत्र, नीम के पत्तों की चटनी, तीखी मिर्च की चटनी, लहसुन की चटनी, तंबाकू का पाउडर, अदरक की चटनी, इन सभी को भी कुछ 200 लीटर पानी में 6 से 8 लीटर पानी जब तक कि उबल ना जाए उबाल कर रखना है और इस मिश्रण को भी हम 4 से 6 महीने तक आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जो बोलते हैं ना, जब कोई शास्त्र काम नहीं करता तब हम ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, तो हम लास्ट में हमारे जो ब्रह्मास्त्र कैसे बनाते हैं उसके विषय में मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी किसान भाइयों का। इस ब्रह्मास्त्र बनाने के लिए भी हमें देसी गाय का गोमूत्र, नीम के पत्ते की चटनी, करंज के पत्ते की चटनी, सीताफल के पत्ते की चटनी, धतूरे की पत्ती, अरंडी के पत्ते, जब हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं इनका भी हम बहुत अच्छी मात्रा में काढ़ा बनाकर रख लेते हैं और जब बड़ी इल्ली, रस चूसने वाली इल्ली, कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए हम ये वाला ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि अब परंपरागत खेती या प्राकृतिक खेती को अपनाने में समय जरूर लगेगा, पर निश्चित तौर पर हम आने वाले 4 या 5 सालों में यह लाभ का धंधा साबित होगा। चूंकि जो भी हमारे रासायनिक दवाओं को लेने के लिए हम जब बाजार जाते हैं, कृषि सेवा केंद्र जाते हैं, तो कोई भी दवा 400-500 रुपए से नहीं आती है। और प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें अपने घर पर ही अवेलेबल हो जाती है। हमें कहीं भी से भी कुछ भी चीज़ बाहर से खरीदना नहीं है। 100% मैं बात यहाँ पर कहूँगी कि यह हमारा आने वाले समय में लाभ का धंधा साबित होगा। प्राकृतिक खेती में उपयोग किए जाने वाले अपघटक और जो हमारी नीमास्त्र हुआ, अग्नियास्त्र हुआ, ब्रह्मास्त्र हुआ, इनका उपयोग कैसे करते हैं, मैंने ये जानकारी अपने किसान भाइयों से साझा किया। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को राम राम। श्रोताओं, इसी के साथ अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। तो मैं पीयूष जैन और मैं योगेंद्र साहू आप सभी से कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।